हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट। वेक्टर जो होते हैं वो रेप्लिकेशन करते हैं। यू नो द दैट द प्लास्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ देयर कंट्रोल ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। प्लास्मिड और बैक्टीरियोफेज जो दोनों होते हैं वो क्लोनिंग वेक्टर होते हैं। उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो रेप्लिकेट कर जाते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। उसका जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है उसके अलावा इनके अंदर एबिलिटी होती है, ये रेप्लिकेट कर जाते हैं। अब बैक्टीरियोफेज के बारे में बता रहे हैं। बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल हैव वेरी हाई कॉपी नंबर ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। अब बता रहे हैं बैक्टीरियोफेज जो होता है उसके अंदर हैव हाई एक एक से ज़्यादा इकोलाई बताते हैं इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, और उसका हैव वेरी हाई कॉपी नंबर देयर जीनोम। बैक्टीरियल सेल के अंदर बहुत सारे ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं जैसे भी एंट्री की जाए। सम प्लास्मिड में हैव ओनली वन और टू कॉपीज पर सेल। कुछ प्लास्मिड ऐसे होते हैं जिनमें एक या दो कॉपी होती है बस, वन और टू कॉपीज। अंडरस्टैंड। और किसी के अंदर एक सेल के अंदर 15 से 100 कॉपीज भी होती हैं। ये बैक्टीरियल सेल के अंदर की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना आपको बिल्कुल। देयर नंबर कैन गो इवन हायर, इससे ज्यादा भी जा सकता है। इफ वी आर एबल टू लिंक एन एलियन पीस ऑफ डीएनए विद बैक्टीरियोफेज, अगर हम बैक्टीरियोफेज के साथ, क्योंकि ये वेक्टर है और कोई बाहर का एलियन डीएनए हम इसमें ऐड कराते हैं या प्लास्मिड डीएनए में करा दें, हम प्लास्मिड डीएनए में भी करा सकते हैं और उसमें भी करा सकते हैं। वी कैन मल्टीप्लाई इट्स नंबर इक्वल टू द कॉपी नंबर ऑफ द प्लास्मिड। इतना मल्टीप्लाई कर सकते हैं जितना प्लास्मिड का जो कॉपी नंबर है, या बैक्टीरियोफेज या प्लास्मिड दोनों का नंबर हम बढ़ा सकते हैं। बी बैक्टीरियल सेल के अंदर ही हो सकता है, अगर किसी के अंदर आपको डालना पड़ेगा। आप लगाएंगे तो वेक्टर के अंदर, वेक्टर ठीक है, एक व्हीकल की तरह होता है वेक्टर, जैसे कोई सर्कुलर है ना। वेक्टर यूज एट प्रेजेंट आर इंजीनियर्ड इन सच अ वे that they have help easy linking of foreign DNA and selection of recombinants from non recombinants। इसमें बताया जा रहा है कि आसानी से हम फॉरेन डीएनए को लिंक करा सकते हैं और रिकॉम्बिनेंट्स को, जो रिकॉम्बिनेंट बने हैं जो नहीं बने उनको हम अलग कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब यहाँ कुछ फीचर्स बताए जा रहे हैं कि आखिर क्या फीचर होने चाहिए। एक, द फॉलोइंग आर द फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर। वेक्टर में क्या क्या फैसिलिटी होनी चाहिए आपके, जिससे वो क्या बन जाए, एक क्लोनिंग हो जाए। यू हैव टू मेक अ नंबर ऑफ मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली कंडीशन क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओराई होना चाहिए इसके अंदर। दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर द रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। ये एबिलिटी होनी जरूरी है, ओराई रीजन उसके अंदर होना चाहिए। ओराई से क्या होगा, ओराई से ये होगा कि रेप्लिकेशन जो है किसी भी डीएनए के पीस की हो सकती है अगर आप उसको इस जगह पे लगा देंगे। ओराई क्लोनिंग वेक्टर में देखेंगे, इसमें ओराई जगह देखिए ये वाली है। अगर आप इस जगह पे कोई फॉरेन डीएनए लगाते हैं, कहीं और भी लगा सकते हैं ऐसा नहीं, लेकिन ये जगह मेन कहलाती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। समझ में आई बात नहीं है। दिस इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस can be made to replicate within the host cell. This sequence is also responsible for controlling the copy number of the linked DNA। अब ये जो सीक्वेंस ओराई होता है ये भी कंट्रोल करेगा कितना कॉपी नंबर जो है लिंक डीएनए से लगा, मतलब लिंक डीएनए की कॉपी कितनी, कॉपी नंबर को कंट्रोल करेगा लिंक डीएनए की, है ना। सो इफ वन वांट टू रिकवर मेनी कॉपी, टारगेट डीएनए की अगर आपको ज्यादा कॉपी, इट शुड बी क्लोन इन अ वेक्टर हुज ओरिजिन सपोर्ट हाई। तो आपको उस वेक्टर में लगाना है जिसका जो कॉपी नंबर ज्यादा बना सके। आप उसमें मत लगाइए जिसमें कॉपी नंबर कम हो। ये है ओराई, वो जगह होती है जहाँ पे डीएनए का जो रेप्लिकेशन किसी भी फॉरेन डीएनए का कराते हैं, एनी पीस ऑफ डीएनए का। डिपेंडिंग करता है आप किस तरीके का वेक्टर लेते हैं। दिस इज क्लोनिंग वेक्टर। अब दूसरा क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर। इन एडिशन टू ओराई के अलावा एक चीज और होना चाहिए, सिलेक्टेबल। द वेक्टर रिक्वायर अ सिलेक्टेबल मार्कर विच हेल्प इन आइडेंटिफाई एलिमिनेटिंग नॉन ट्रांसफॉर्मेंट एंड सिलेक्टिव परमिट द ग्रोथ ऑफ द ट्रांसफॉर्मेंट। जो सिलेक्टेबल मार्कर होते हैं वो क्या करते हैं, ओराई तो होगा ही होगा, उसके अलावा जो है वेक्टर के पास सिलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए जो कि ये बता सके, आइडेंटिफाई कर सके और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को हटा सके और वो ट्रांसफॉर्मेंट की ग्रोथ करा सके। दैट इज द मीन। ट्रांसफॉर्मेशन इज अ प्रोसीजर थ्रू विच अ पीस ऑफ डीएनए इज इंट्रोड्यूस्ड इन अ होस्ट बैक्टीरियम। यू विल स्टडी द प्रोसेस इन सब्सिक्वेंट सेक्शन। ये हम आगे पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में अलग सेक्शन में, किस तरह से कोई भी डीएनए होस्ट में ऐड कराते हैं। नॉर्मली द जीन इनकोडिंग रेजिस्टेंस टू एंटी, कुछ ऐसे जीन है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होते हैं, जैसे एम्पिसिलिन है, क्लोरामफेनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन है, कैनामाइसिन है, आर कंसीडर यूजफुल सिलेक्टेबल मार्कर फॉर इकोलाई। इकोलाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर्स हैं, याद रखिएगा। एस्चर्जिया कोलाई के लिए ये एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल, टेट्रा, है ना। द नॉर्मल इकोलाई सेल डू नॉट कैरी रेजिस्टेंस। जो नॉर्मल इकोलाई सेल होता है
नॉर्मल बैक्टीरिया जो होगा इकोलाई का उसके अंदर नहीं पाए जाएंगे, आपको बनाना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये साफ काम बायोटेक्नोलॉजी वालों का, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब अगला आता है क्लोनिंग साइट्स। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए, मतलब फॉरेन डीएनए की बात हो रही है। इन ऑर्डर टू लिंक द एलियन डीएनए द वेक्टर नीड टू हैव वेरी फ्यू प्रेफरेबल सिंगल रिकॉग्निशन साइट फॉर द कॉमनली यूज रिस्ट्रिक्शन इन द क्लोनिंग साइट। अगर आपको एलियन डीएनए लगाना, फॉरेन डीएनए, तो वेक्टर के पास कुछ रिकॉग्निशन साइट्स होनी चाहिए, बहुत सारी होती हैं। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट इन द वेक्टर विल जनरेट सेवरल फ्रेगमेंट व्हिच विल कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। अगर उसमें ज्यादा रिकॉग्निशन साइट होंगी तो बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा वेक्टर के लिए, वो बहुत सारे फ्रेगमेंट की बहुत सारी कॉपीज बना देगा, ऐसा ठीक नहीं है, दैट इज नॉट फिट फॉर द क्लोनिंग। The ligation of alien DNA, foreign DNA, is carried out with a restriction site present in one of the two antibiotic resistant gene. अब आप फॉरेन डीएनए जब लगाएंगे, लाइगेट करेंगे, तो जो रिस्ट्रिक्शन साइट होगी उसमें मौजूद होगी। तो आप एक जगह लगा सकते हैं। देखिए, दो रिस्ट्रिक्शन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस साइट हैं, एक तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है। तो आप या तो यहाँ लगाएंगे आप एक बार में, या फिर आप यहाँ लगाएंगे, दोनों नहीं लगा सकते एक साथ, याद रखिएगा। समझते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन लाइगेट अ फॉरेन डीएनए एट द बाम एच 1 साइट। ये देखिए बाम एच 1 साइट ये वाली है ना, यहाँ पे आप फॉरेन डीएनए लगाएंगे, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है, तो यहाँ पे आप फॉरेन डीएनए लगा देंगे, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन जो रिस्ट्रिक्शन साइट है इसके पास बाम एच 1। अब देखो बता रहे हैं, द रिकॉम्बिनेंट क्या करेंगे, द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मा विल लूज tetracycline resistance due to the insertion of foreign DNA, but it can still be selected out from non-transformed by plating the transformation on ampicillin containing medium. अब देखिए इन्होंने एक मेन बात की, अगर आपने यहाँ पे फॉरेन डीएनए लगा दिया टेट्रासाइक्लिन में, तो टेट्रासाइक्लिन अपनी प्रॉपर्टी खो देगा रेजिस्टेंस की, तो फिर वो इसमें ग्रो नहीं करेगा। अगर आप, है ना, वो एम्पिसिलिन में ग्रो करेगा, इस वाली एंटीबायोटिक, क्योंकि एम्पिसिलिन के लिए रेजिस्टेंस है क्योंकि आपने जो लगाया है फॉरेन डीएनए वो टेट्रासाइक्लिन में लगाया है, ठीक है। द ट्रांसफॉर्मेंट्स ग्रो ऑन एम्पिसिलिन मीड कंटिन्यू देन ट्रांसफर, फिर इसको आप टेट्रासाइक्लिन में ट्रांसफर कर देंगे। ये दूसरी बात कर दी इन्होंने। पहले तो एम्पिसिलिन में बता रहे थे, जो रिकॉम्बिनेंट प्लास्मिड होगा विल लूज। टेट्रासाइक्लिन में अगर आपने लगा दिया, यहाँ बता रहे हैं फॉरेन डीएनए आपने बाम एच 1 साइड में लगाया, ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी होगी वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन प्रॉपर्टी खो देगा। फिर वो कहाँ ग्रो करेगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट वन बाई प्लेटिंग द ऑन एम्पिसिलिन मीडियम लेंगे, तो जो ट्रांसफॉर्मेंट्स होंगे वो यहाँ ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि ये प्रॉपर्टी खो चुका है, एम्पिसिलिन वाले मीडियम में वो ग्रो करेंगे, है ना। फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम और देन ट्रांसफर, उनको हम ट्रांसफर कर देंगे टेट्रासाइक्लिन में। द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम, एम्पिसिलिन वाले मीडियम में ग्रो करेंगे, लेकिन टेट्रासाइक्लिन, द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन बट नॉट ऑन द कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। समझ में आई बात। अगर आप टेट्रासाइक्लिन में फॉरेन डीएनए लगा देते हैं, आप टेट्रासाइक्लिन में अगर फॉरेन डीएनए लगा देते हैं तो टेट्रासाइक्लिन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, यहाँ पर नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं करेंगे, फिर आपको एम्पिसिलिन में ट्रांसफर करना पड़ेगा, इस मीडियम में वो ग्रो करेंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स, टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेंगे। इसका रिवर्स कर दीजिए आप यहाँ फॉरेन डीएनए लगा दीजिए, द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो। अब देखो मतलब इन दिस केस बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम। नॉन रिकॉम्बिनेंट तो कहीं भी ग्रो कर जाएंगे, रिकॉम्बिनेंट्स जो है इसी मीडियम में ग्रो करेंगे। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है ट्रांसफॉर्मेंट को सिलेक्ट करेगा, वेयर एज द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंजर्शन ऑफ एलियन डीएनए, ये इंजर्ट करने की वजह से वो इनएक्टिवेट हो गया, एंड हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, इससे आप रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ गए हम मेरा पॉइंट। यहाँ पे अगर आप लगाएंगे तो ये टेट्रासाइक्लिन की प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, तो इसमें ग्रो करेगा एम्पिसिलिन में, एम्पिसिलिन में फॉरेन डीएनए लगाएंगे तो फिर ये टेट्रासाइक्लिन में ग्रो करेगा, तो ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सभी, यही तरीके, ये दोनों सिलेक्टेबल मार्कर की तरह काम करते हैं। सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट, सिलेक्शन ऑफ, ठीक है हाँ, सिलेक्शन, अब देखिए सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ड्यू टू इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक इज अ कम्बरसम procedure because it requires simultaneously plating on two plate having different, आपको दो प्लेट लेनी पड़ेंगे और अलग अलग एंटीबायोटिक, therefore alternative selectable marker have been developed, आपको alternative selectable marker डेवलप करवाएंगे which differentiate recombinant from non recombinant on the basis of their ability to produce color in the presence of chromogenic substrate। आपको क्या करना होगा,
अलग अलग तरह के सिलेक्टेबल मार्कर डेवलप करने पड़ेंगे जो कि रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग कर सके, है ना। कलर, आपको कुछ कलरफुल सब्सटेंस भी डालना पड़ेगा। इन दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्ट विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ, अब देखिए इसमें बता रहे हैं, इन दिस एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्ट, बीटा गैलेक्टोसाइडेज के कोडिंग सीक्वेंस में आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट कर दिया। दिस रिजल्ट, इससे क्या होगा, इनएक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम, एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा। इस फिनोमेना को कहा जाएगा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट गिव ब्लू कलर्ड कॉलोनीज। अगर क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट, अगर आपने कलर्ड सबस्टेंस क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट लिया है तो ब्लू कलर्ड बॉडीज बनेंगी, ठीक है। और अगर आपने, इफ द प्लास्मिड इन द बैक्टीरिया डज नॉट हैव एनी, अगर इसमें इंसर्ट नहीं होगा तो ब्लू कलर की कॉलोनी होगी, मतलब रिकॉम्बिनेंट नहीं बना। प्रेजेंस ऑफ इंसर्ट रिजल्ट इन द इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द बीटा गैलेक्टोसाइड। ये एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइड का इंसर्शनल एक्टिवेशन होगा तो कॉलोनी कोई भी कलर पैदा नहीं करेगी, इसका मतलब वो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज हैं। आप समझ चुके होंगे, ये पीबीआर 322 है, आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है जिसको वॉलिवर और रॉड्रिगेज ने बनाया था, है ना। पीबीआर आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर है। इट इज ऑल अबाउट व्हाट आर द फीचर दैट आर फैसिलिटेशन क्लोनिंग। किसी वेक्टर में आप क्लोनिंग करने के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए, डिफरेंट टाइप के आपको रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, PST1, PBU1, EcoR1, KILE1, HIND2, BAM-H1, SAL1, PB1, दो डिफरेंट जो है आपके रोक कोड प्रोटीन है जो कि रेप्लिकेशन में मदद करती हैं, रोक, है ना, ओराई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये दो सिलेक्टेबल मार्कर है एम्पिसिलिन। तो इट इज ऑल अबाउट क्लोनिंग वेक्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।